बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे वज़ीर आज़म के हस्बे हाल गालिब का एक शेर है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। गिरफ्तार कर लो मरियम को, मरियम नवाज पे दहशत गर्दी का मुकदमा डालो, शायद खाकान अब्बासी को ना छोड़ना, राना सनाउल्लाह के ऊपर वो ड्रग्स डालो जो पाकिस्तान में शायद कभी किसी ने इस्तेमाल भी नहीं की, जो रोज़मर्रा के मामूल में नहीं आती। जावेद लतीफ़ को पकड़ लो, नवाज शरीफ साहब का तो तिया पांचा 1 करोड़ नस्लें मिटा दो, शहबाज शरीफ को ना छोड़ो। पाकिस्तान वापस जाऊंगा तो ये जो इनके जेल के अंदर मैंने सुना एयर कंडीशन लगे हुए हैं नवाज शरीफ साहब की, ये मैं निकलवाऊंगा। ये अमेरिका में हाथ हिला हिला के बात कर रहे थे। और अब क्या पता चला, जस्टिस काजी फायज ईसा को अरेस्ट कर लो। ओके, स्पिलिंग द बीन्स। साबिक FIA डायरेक्टर बशीर मेमन वो कुछ उगल रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं। वो हदीस मुबारका का मैं हवाला नहीं देता हूँ कि अल्लाह मियाँ उस वक़्त तक मौत नहीं देता जब तक तुम्हारा अंदर बाहर आश्कार ना कर दे। हम लोग कितना अरसा लूमड़ी के लिबास के अंदर छुप के बैठे होते हैं, फिर कैसे निकलता है, एक एक चीज़ बाहर आ रही है। काजी फायज ईसा को अरेस्ट कर लो। शहजाद अकबर साहब ही बोल पड़े हैं, मैं मुकदमा करूँगा, यानी कि वो हद तक इज़्ज़त, शहजाद अकबर हद तक इज़्ज़त, वो कौन सी इज़्ज़त और उसी कौन सी हद तक। वैसे इनकी ऐसी सोच में बसीरत बहुत है कि ब्रॉड शीट के कवे मूसवी को नहीं कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा, ना 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 ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब को एक दफ़ा कहा था, एक झूठा सा आर्टिकल लिखाया था जो इनके दफ्तर में लिखा गया था, जो बाद में इंकशाफ हो गया था। वो बरतानी सहाफ़ी ने, जो सबसे ज़्यादा हर एक को पता था कि जितने इस तरह के गंदे या फ्रॉड और पैसे लेके आर्टिकल लिखने वाला बंदा जो अपनी अखबार को अरबों का नुकसान करवा चुका था, उसके ज़रिए इन्होंने वज़ीर आज़म हाउस में बिठा के शहबाज शरीफ के ऊपर वो सैलाब की रकम को खुद बुत करने पे एक आर्टिकल लिखा था। वो मुकदमा शहबाज शरीफ लंदन की अदालत में जीत के हैं। रोज़ाना ताने देते थे, जाओ जाओ। उनको पता था लंदन के अंदर प्रोसीजर, शायद ना पता हो, जाहिल भी हैं ये लोग जो है ना, ये जो जिनका पेट गैर ज़रूरी बढ़ा हुआ हो और मुंह फूल जाए तो समझे कि इनके अंदर बहुत कुछ रिस्क हलाल जो है वो घुसने से रह गया है और गलत किस्म का रिस्क जो है इनके पेट के अंदर पड़ा हुआ है। सारे इल्ज़ाम इनके पे लगे हुए हैं। कभी मुस्वी नहीं जाएगा, इनकी सोच की बसीरत कभी मुस्वी नहीं। बशीर मेमन को 50 करोड़ का दावा कर दिया। और भाई अब आप फंसे हो, आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाओ। GIT वो ना बनाओ जो व्हाट्सएप कॉल पे बने, वो ना बनाओ जिसके दफ्तरों के अंदर चक्कर लगे लोग आते जाते नजर आए, असर करते नजर आए। ऐसी एहतसाब अदालत से ना तहकीक करवाना, जिसके जज की पहले वीडियो बनाई और फिर उसको नवाज शरीफ का मुकदमा दिया। ये अल्लाह ताला ने ये सब कुछ क्यों दिखा रहा है? ठीक है, मुआशरे की जो शख्स तो एक है सामने आ रही, ठीक है, वो कहते हैं फॉलिंग अपार्ट, ये कहते हैं टोटल इक्लिप्स, पूरे ग्रहण के अंदर पाकिस्तान जाता नजर आ रहा है। लेकिन कतई नज़र से तकलीफ दे बात ज़रूर है पाकिस्तान की, वो तकलीफ शायद मुझे ज़्यादा है। ये लोग जिन्होंने पाकिस्तान को खा रहे हैं, जो मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, जिनकी पाकिस्तान खिदमत कर रहा है, जिनकी पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह ये है कि पाकिस्तान ने इनको अपनी मोहब्बत के लिए इनको नौकरी दी हुई है। मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत जो है बग़ैर किसी मुफाद के है, मेरा कोई मुफाद वाबस्ता नहीं है। चुनाचे इस मोहब्बत के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो बशीर मेमन ने क्या क्या नहीं कहा। मेरा ख्याल है कि उनके जो एक के बाद दूसरे जो इंटरव्यू आया, ख़ुसूसन कल शाहजेब खानज़ादा के साथ, इसने आंखें तो खैर हमारी खुली थी, उनको फ़ायदा नहीं था, लेकिन इस बिल्कुल एक अजीब व गरीब, वो कहते हैं ज़ख्मों पे एक नमक छिड़क के चला गया है। कौन सी चीज़ पोशीदा थी? मरियम नवाज पे मुकदमा, पता चल गया मुकदमों की हैसियत। आज भी फरमा रहे थे कि बरतानी वज़ीर आज़म का वहाँ घर नहीं है। बरतानी वज़ीर आज़म को तो कहीं भी घर नहीं है, जहाँ आपका घर था वहाँ भी बरतानी वज़ीर आज़म का घर नहीं था। लंदन के अंदर जहाँ आपका फ्लैट था, जो आपने
एमनेस्टी स्कीम के अंदर वाइट करवाया था, उसमें कौन सी चब्बे की बात है? बरतानी शहजादों की बात कर रहे हो, बादशाह की बात कर रहे हो, रॉयल्टी की बात कर रहे हो, लॉर्ड्स की बात कर रहे हो, वो कहाँ रहते हैं? और झूठ पे ऊपर असल में इसको छोड़ो, बशीर मेमन की बातों का जवाब दें, जिनको बुला के बताया गया कि काजी फायद ईसा साहब पे आप रेफरेंस तैयार करें, आप इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस करें, FIA। यानी कि जहालत ये थी कि बशीर मेमन जो एक सीजन पुलिस ऑफिसर हैं, जो IG रह चुके हैं, जो FIA के डायरेक्टर रह चुके हैं, जो ASP से लेके उन्हें IG तक सारी पोजीशनों पे एक ऐसी रेपुटेशन की कि उनकी हर वज़ीर आज़म ने, इन्होंने खुद बजाते खुद तारीफ़ की, हर बंदे ने तारीफ़ की जिनसे काम किया कि इंतहाई प्रोफेशनल। उन्हें यही जवाब देना था। उसने कहा मैंने अभी तफसील से कानून नहीं पढ़ा, लेकिन कोई कानून इजाज़त नहीं देता कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस हम करें। फिर किस किस को इन्वॉल्व किया गया, तरक्कियाँ दी गई। FBR के अंदर रोज़ाना चेयरमैन तब्दील होता था, क्योंकि सरीना काजी के थ्रू इन्होंने पहुँचना था जस्टिस काजी तक, और फिर आपका धरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें कोई शक नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया लोगों का मूड भी, वकीलों का मूड भी। ये जो दरखास्तें थी रिव्यू की, पाकिस्तान बार काउंसिल की थी, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की थी, पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स की थी। ये वो एप्लीकेशंस थी जो सुप्रीम कोर्ट में आई। बिफरे हुए लोगों को, बिफरे वकीलों के, बिफरे हुए अवाम का मूड सामने था। अब आए, अपना मुआवजा कर लें, एक तराजू में काजी फायद ईसा को रख लें और एक तराजू में इमरान खान साहब अपने बदअमालियों को और इन शहजाद अकबरों को और इन सारों को रख दें, अपने लवाहिकीन को, अपने सिलेक्टर्स को रख दें। अखलाकी तौर पर पाकिस्तान में आज कौन भारी खड़ा है? उन लोगों को भी रख लें जिनकी फाइलें या जिनकी कमजोरियां आपके पास थी और जिनके अदालती निज़ाम को आपने मुतासर किया है और अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मैंने कहा आप लोग अल्लाह की पकड़ में आए हुए हो, लेकिन साथ पाकिस्तान भी अल्लाह की पकड़ में आया हुआ है, और पाकिस्तान आप लोगों के अमाल की वजह से अल्लाह की पकड़ में आया हुआ है। वो मुल्क जिसके लिए मैंने कल भी कहा था कि हम लोगों की मोहब्बत लाजवाल है। ये मुल्क जो दो अजीम लोगों का, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और अजीम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक एहसान अजीम है हमारे ऊपर। ये को हमने जंग लड़ के नहीं लिया, ये हमने अपने बेहतरीन दिमाग के साथ, सियासी जोड़ को तोड़ के साथ और राय आवाम का हमार करके ये मुल्क अपने लिए हासिल किया था। इस मुल्क को आपने 70 साल से इसका बाजा बजा के 2 टुकड़े में तकसीम करके बेशुमार शिकस्तें दिला के, टॉपिक मेरा आज भी फिर वहीं आकर रुकेगा। पहले तो मैं बशीर मेमन पे कंक्लूड करता जाऊं कि इसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए। बशीर मेमन के बयानात में ये जितनी मर्जी बातें कर लें, ये सारे एक्सपोज हो गए। ये जितने 28 गिर ब्रिगेड झूठों की लगाई हुई है, ये अब इनके झूठों से बालातर होकर सोचना पड़ेगा कि माफिया क्या होता है। मरियम नवाज आज सही कहा है, सिसिलियन माफिया। वो गया था ना एक सिसिलियन माफिया वाला, ब्रॉड शीट को ठीक करने गया था और कहा जी सब अच्छे की रिपोर्ट है, वो जो बंदा मर गया है फारूक आदम, नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल, उसका कसूर था। जर्नैल सारे बेकसूर निकले। ये किसे डिटेक्ट किया? सिसिलियन माफिया। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत नवाज को नाअहल करार देने वाले जज जस्टिस अजमत सईद, जो कि शौकत खानम के बोर्ड के ऊपर अपनी जिंदगी के बाकी अयाम बड़े अच्छे तरीके गुजारे, ये उन्होंने जाके ब्रॉड शीट को धो धा के और सारे, उन्होंने कहा कोई जर्नैल नहीं है, जिसने पैसा दिया कोई नहीं है। कितने लोग मुलव्वस थे, पकड़ लो जी एम्बेसडर बासत को, जो सबसे शरीफ आदमी है, कि बरतानिया में वो एक ऑफिसर था एम्बेसी में, पाकिस्तान की एम्बेसी में, जब ये पैसे दिए गए, यानी कि जिन्होंने यहाँ से लेके गए, जिन्होंने भिजवाए, जिन्होंने तय किया, जिन्होंने सारे फैसले किए, सारे लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चला। जो जिंदा किरदार है वो माफ, जो फौत हो गए या जो बलटी सिविलियन है उनको पकड़ लो। हम पकड़ते आए हैं, सिविलियन हुकूमत से हमें इतनी प्रैक्टिस है उनकी उखाड़ पिछाड़ से कि बलटी सिविलियन जो है ना, उनके कसूर जो है वो तो उसके बारे में तो हमें कन्विंस कर लिया कि हम जराइम पेशा लोग हैं, हमें कन्विंस कर लिया कि हम मुजरिम हैं, और सारे जो पवित्र हैं वो सारे कहीं और बैठे हैं। अब वो इसी उसमें अफसार आलम साहब ने भी जिंदा रहने का, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। जनरल
बाजा साहब ने मशहूर मीटिंग में सहाफ़ियों के साथ जो हुई है उसमें फरमाया था कि अफसार आलम की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, जनरल साहब अगर उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं तो हमें ही बताया जाए। ये कौन सी ऐसी हैं कि जिनमें जज भी आप लोग हैं, ज्यूरी भी आप लोग हैं, फैसले भी आप लोग करते हैं, चुनाचे पर इल्ज़ाम भी नहीं लेते, मिसिंग पर्सन हो जाए, कुछ हो जाए, सारे के सारे। मैं तो अपनी भांजा जो है वो आपके हाथों वो 5-6 साल मिसिंग रहा, फिर एक दिन हमारे घर आके इतला दे दी गई, आप ही लोगों की तरफ से इतला आ गई कि जनाजा पढ़ लें। ये देखें, ये अफसार आलम की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये गोली हमने नहीं लगाई, हमारे इदारे इतने बेहंगम तरीके से गोली नहीं मारते। कुछ सोफिस्टिकेटेड काम हो तो इसका मतलब है कि इदारे के ऊपर आएगा, क्योंकि वो सोफिस्टिकेटेड काम करने के ही अहल हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो के बेटे मुर्तज़ा भुट्टो जो है, उनके आज तक नहीं पता चला किसने मर्डर किया, बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम था। बेनज़ीर को मर्डर किया गया, किसी को नहीं पता चला, बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम था। मॉडल टाउन के 14 बंदे शहीद हो गए, बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम था। साहिवाल के लोग बेचारे तहतेक हो गए। सलाउद्दीन जो है थाने के अंदर मुर्दा पाया गया, उसको जाके मुर्दा तरीके से थाने से ले जाया गया, फिर जाके थाने में जमा करा दिया गया। ये बड़े ही महज़ब तरीके से और बड़े शातराना तरीके से किए गए, और इनके ऊपर भी सवाल करना जो है वो एक कौमी जुर्म है। फिर सारी उसके अंदर सारा मेरा गम दुख जो है वो तो कश्मीर है, और कश्मीर के ऊपर जो कुछ होने लगा, ये हो रहा है, इसमें मेरी रातों की नींदें उचाट की हुई हैं। बताया जाए कि किस मुल्क में कश्मीर के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये तो मुझे पता है कि हमारे जैसे जुर्म ज़ईफ़ी के कमज़ोर मुल्कों के किस्मतों के फैसले वो इस्लामाबाद में नहीं होते। ये कई में वाक़यात हैं जिनका मैं खुद ऐनी शायद तो नहीं, लेकिन हॉर्सेस माउथ से मैंने सुनी ये बातें। किसी तीसरे मुल्क के अंदर हमारी किस्मत का फैसला हो रहा होता है। आज कश्मीर का फैसला बताएं किस मुल्क के अंदर हो रहा है। जिस तरीके से अफगानिस्तान की किस्मत के फैसले जो हैं अफगानिस्तान से बाहर हुए हैं, बेशुमार मुल्कों के फैसले जो हैं उनके मुल्कों से बाहर होते हैं। सऊदी अरब के फैसले सऊदी अरब के बाहर होते हैं। ये सारे हम जैसे बेचारे जो लगड़ बगड़े मुल्क हैं उनके साथ यही होता है। तो ये किस मुल्क में हमारे फैसले हो रहे हैं। मुईज़ यूसुफ जो था, उसको जब आपने हार किया था, मुझे उस वक़्त एक जहन में नहीं आ रहा था कि ये क्या इससे फ़ायदा उठाना चाहते होंगे, क्योंकि हमने हमेशा ही समझते हैं कि ये वो लोग हैं जिनसे हम कोई शायद बड़ा काम करवा सकते हैं। हुसैन हक्कानी साहब को ले आए, वहाँ पे कोई गेम करनी है, अमेरिका के को किसी तरीके से कोई बात करनी है तो उनके एतमाद का बंदा हो, हमारे एतमाद का बंदा हो, फिर एक मुईज़ यूसुफ आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये कश्मीर के ऊपर मुईज़ यूसुफ साहब की जो तान है वो उनकी हायरिंग यहाँ आके टूटी हुई है। जो प्रमोट करता फिर रहा था आप लोगों सबको, अमेरिका के अंदर लॉबिंग करता फिर रहा था। इन्होंने छोटी उम्र में अमेरिका जाके बहुत कुछ वहाँ गिव एंड टेक कर चुके हैं, ये बहुत कुछ दे चुके हैं, बहुत कुछ ले चुके हैं। कश्मीर के ऊपर अब तीसरे मुल्क के अंदर कोई फैसले हो रहे हैं, और फिर सब हम बुला रहे हैं मीडिया के लोगों को और उनसे कह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये जो नूर बसीरत है कश्मीर के ऊपर ये आम किया जाए या इसकी मुखालफत ना की जाए। ये हमारी खबरें ख़त्म हैं। हमारी खबरें ख़त्म हुई क्यों हैं? बार बार कहता हूं कि एक चलते हुए मुल्क को क्यों उसने आपने दो जानू किया? कहाँ गया वो चीन कि हम जाके फिर अमेरिका की झोली में जाके बैठे हैं? 70 साल इसकी झोली में बैठ के हमारे साथ क्या बीती है, इसका कौन इसका हिसाब देगा? कोई ले भी सकता है या नहीं ले सकता? कोई नहीं ले सकता। और जिस दिन पाकिस्तान ने अगर बचना है तो उसी दिन बचना है कि बशीर मेमन की ही बातों की, अफसार आलम के बारे में जो गुफ्तगू हुई है, कश्मीर के ऊपर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ पाकिस्तान के 70 साल के ऊपर जो गुजरी है, जो मशरक़ी पाकिस्तान जो टूटा है, जो हामिद मीर के ऊपर गोलियां चली हैं, जो जितने पाकिस्तान के मुर्तज़ा भुट्टो कातलों का पता जो है चलाना होगा, या बेनज़ीर के कातलों का पता चलाना होगा, या लियाकत अली खान के कातलों का पता चलाना होगा, जिस दिन ये बात मालूम हो गई या ऐसी ताकत अवाम के पास आ गई, उन्होंने ये बात उगलवा ली, तो समझे कि फिर पाकिस्तान दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बन जाएगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।